Assalamu alaikum. My name is Mehdi Hassan and welcome back to another video of Core Concept. आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम 2027 के लिए जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर एंड एसए के लिए जो भी टॉपिक्स हैं वो हम इस सीरीज के अंदर कवर करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। ये एक मोस्ट लाइकली टॉपिक है जो कि पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर एंड एसए के अंदर आ सकता है, विच इज एनएफसी अवार्ड। आपने एनएफसी अवार्ड का लफ्ज बहुत दफा सुना होगा एंड एनएफसी अवार्ड से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे न्यूज के अंदर। तो आज हम थोड़ा डीपली जाएंगे कि एनएफसी अवार्ड है क्या और एनएफसी अवार्ड की जो एक कंट्रोवर्सी है वो क्यों है और हम उस कंट्रोवर्सी को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी की सारी जो मिस्ट्री है ये आपको इस वीडियो के अंदर जो है सॉल्व होती नजर आएगी। हम इसको स्कॉलरली पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, आपको कंप्लीट डाटा इस वीडियो के अंदर मिलेगा। आपको आर्ग्यूमेंट्स भी मिलेंगे, आपको रेफरेंसेस भी मिलेंगे, आपको कोटेशंस भी मिलेंगे। तो एनएफसी अवार्ड के ऊपर आपको डाटा तैयार करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप एनएफसी अवार्ड के ऊपर ये कंप्लीट वीडियो सुने, उसके स्क्रीनशॉट लें और इस स्क्रीनशॉट का आप जो है डाटा निकलवा कर आप प्रिंट कर सकते हैं। If you want this PDF, then comment down below the video, and inshallah I will send you the PDF, or you can contact me on YouTube or Instagram. NFC award क्या है? NFC award basically एक शॉर्ट फॉर्म है नेशनल फाइनेंस कमीशन की। ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मूला है जिसके जरिए जो हम हमारे पूरे साल के जो फाइनेंसेस होते हैं, जो रेवेन्यू जनरेट होता है, उस रेवेन्यू को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एज यू ऑल नो, पाकिस्तान इज अ फेडरेशन और फेडरेशन एक ऐसी कंट्री होती है जिसके अंदर सेंटर और प्रोविंस जो है ना वो मिलकर एक जो है एक यूनियन के थ्रू जो एक कंट्री बनाते हैं। तो पाकिस्तान जब बना था तो पाकिस्तान के साथ बहुत सारे जो है प्रोविंसेस ने इल्हाक किया था, जिसके अंदर पंजाब आता है, बलोचिस्तान आता है, केपीके आता है, ठीक है, सिंध आता है। उन सब ने मिलकर जो है एक यूनियन क्रिएट की, उस यूनियन से जो है पाकिस्तान बना। तो जब भी कोई फेडरेशन बनती है, यूनियन बनती है, उस यूनियन का सबसे एक इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है कि उस यूनियन के अंदर सेंटर वर्सेस प्रोविंस या स्टेट कह लो, स्टेट ऑटोनॉमी होती है, ठीक है। उस ऑटोनॉमी को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सेंटर ओवरऑल जो है सेंटर जितना भी रेवेन्यू मोबिलाइज होता है, जनरेट होता है, वो फिर जो है ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है स्टेट्स के दरमियान और अपने दरमियान। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला होता है इसको बेसिकली कहा जाता है एनएफसी अवार्ड। तो ये एनएफसी अवार्ड किस तरह से जनरेट हुआ है, ये आर्टिकल नंबर 160 के थ्रू जो है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है ना इसको जो है ना एम्बेड किया गया है और इसके जरिए जो है जितने भी टैक्सेस कलेक्ट होते हैं उन टैक्सेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, वो हॉरिजेंटल भी होती है एंड वर्टिकल भी होती है। वर्टिकल प्रोविंस एंड सेंटर के दरमियान होती है एंड हॉरिजेंटल होती है प्रोविंस एंड प्रोविंसेस के दरमियान। मतलब कि एक तो जो हमारा सालाना, लेट्स सपोज हमारे पास 100 रुपए आते हैं साल के, तो 100 रुपए में हमने 2 डिवीजन करनी है। एक डिवीजन क्या करनी है कि एक डिवीजन सेंटर की तरफ जाए, ठीक है, और एक डिवीजन प्रोविंसेस की तरफ जाए। तो लेट्स सपोज ये डिवीजन हो गई कि सेंटर के पास जाएगा 47 रुपीज जाएंगे एंड रिमेनिंग जो 53 रुपीज हैं वो प्रोविंसेस की तरफ जाएंगे। अब ये जो 47 रुपीज है ये तो सेंटर ने अकेले खुद खर्च करने हैं। अब बात आती है रिमेनिंग 53 रुपीज की। ये जो रिमेनिंग 53 रुपीज है ये फिर पाकिस्तान के प्रोविंसेस में डिवाइड होने हैं। फिर किस प्रोविंस को कितना शेयर मिलेगा, लेट्स सपोज हम पंजाब की बात करते हैं, पंजाब को कितना मिलेगा, केपीके को कितना मिलेगा, ठीक है, सिंध को कितना मिलेगा, ठीक है, बलोचिस्तान को कितना मिलेगा। अच्छा, इस फार्मूला का मकसद क्या है? इस फार्मूला का मकसद है कि वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल इम्बैलेंस को मेंटेन करना। वर्टिकल इम्बैलेंस क्या होता है? वर्टिकल कहते हैं इम्बैलेंस प्रोविंस एंड सेंटर के दरमियान। क्योंकि जो सेंटर है वो मेजोरिटी ऑफ टैक्सेस जो है वो कलेक्ट करता है, वो इसके पास जाते हैं। बट प्रोविंसेस हैं, प्रोविंसेस को अपनी डे टू डे फंक्शनिंग के लिए कुछ ना कुछ पैसे चाहिए होते हैं।
इस फंक्शनिंग के लिए जो उनको पैसे चाहिए होते हैं, फिर वो सेंटर एंड प्रोविंस आपस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये जो है इस इम्बैलेंस को के टैक्स तो सारा सेंटर कलेक्ट कर रहा है, लेकिन प्रोविंसेस के भी खर्चे हैं, तो उन खर्च अखराजात को बैलेंस करने के लिए जो है एनएफसी अवार्ड बनाया गया है। दूसरा आता है हॉरिजेंटल इम्बैलेंस। हॉरिजेंटल इम्बैलेंस क्या है कि हॉरिजेंटल इम्बैलेंस ये है कि जो प्रोविंसेस हैं, हर लेवल पे प्रोविंस जो है पंजाब हो गया, केपीके हो गया, सिंध हो गया, बलोचिस्तान हो गया, ये सारे प्रोविंसेस है। हर प्रोविंस की अपनी पॉपुलेशन है, हर प्रोविंस के अपनी जो है एरिया है, हर प्रोविंस के अपने एक्सपेंडिचर है, तो हर प्रोविंस एक दूसरे से डिफर करता है। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि वो जो 53 रुपीज हमने बांटने हैं इन चारों में आपस में, हम इसको 4 पे डिवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज देयर आर सम प्रोविंसेस जिनका अखराजात कम है, देयर आर सम प्रोविंसेस जिनके अखराजात ज्यादा है। तो हमने हर प्रोविंस की अखराजात, उसकी पॉपुलेशन, एरिया एंड स्पेंडिंग के अकॉर्डिंग जो है हमने इसको डिवाइड करना है। तो उसके लिए कोई ना कोई फार्मूला चाहिए जो डिटरमाइन करता कि फाइनेंसेस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। उसके लिए नेशनल फाइनेंस कमीशन बनाया गया। अब हम आते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एनएफसी अवार्ड के एनएफसी अवार्ड को हिस्टोरिकली किस तरह से डेवलप किया गया। सबसे पहले जो एनएफसी अवार्ड था वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है फर्स्ट टाइम बनाया गया, एंड पहला जो अवार्ड था वो 1974 के अंदर बनाया गया। ठीक है, और जो है ना इसकी इम्प्लीमेंटेशन 1 जुलाई 1975 से हुई, एंड इस अवार्ड के मुताबिक जो 80% शेयर था फाइनेंसेस का वो किसको किया गया, प्रोविंसेस को दिया गया। एंड वो जो डिवीजन थी वो सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन के बेस पे थी। मतलब ये कि जित फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपया एक साल के अंदर हमें डिवाइड करना है सेंटर एंड प्रोविंस के दरमियान, तो उसमें से जो 80 रुपए हैं वो किसके पास जाएंगे, प्रोविंसेस के पास जाएंगे, और वो 80 रुपए की प्रोविंसेस के दरमियान जो हॉरिजेंटल डिवीजन है वो किस बेसिस पे होगी, वो पॉपुलेशन के बेसिस पर होगी कि जिसकी जितनी आबादी है। तो ऑब्वियसली पंजाब की आबादी ज्यादा है तो पंजाब को ज्यादा शेयर मिला, फिर सिंध को, फिर केपीके को, देन बलोचिस्तान को। फिर उसके बाद 1990 के अंदर ये अवार्ड दोबारा से जो है बना, उसके अंदर जो है सेम 80% शेयर दिया गया। फिर 1996 के अंदर जो है बना, लेकिन 1996 के अंदर जो है इसका जो शेयर है 30 प्रोविंसेस का वो 37.5 कर दिया गया, और सेंट्रल शेयर जो था वो बेसिकली क्या किया गया, वो 62%, मतलब सेंटर ने शेयर ज्यादा लेना शुरू कर दिया। तो क्लैश फिर यहां से स्टार्ट होता है, बट स्टिल जो डिवीजन थी वो किसके बेसिस पर थी, पॉपुलेशन के बेस पर थी। उसके बाद जो आता है मेन कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है 7th एनएफसी अवार्ड से। 7th एनएफसी अवार्ड क्या है, ये 2009 के अंदर जो है इस्टेब्लिश किया गया, एंड 2010 के अंदर जो है ये इफेक्टिव हुआ 1 जुलाई से, और ये जो है इसके अंदर जो है ना मेजर चेंजेस दिए गए, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो 7th एनएफसी अवार्ड के रिगार्डिंग आप बहुत ज्यादा डिबेट सुनते होंगे कि 7वां एनएफसी अवार्ड, क्योंकि 7th एनएफसी अवार्ड जो 2009 के अंदर बना, 2010 के अंदर इंप्लीमेंट हुआ, उसके बाद आज तक नया फार्मूला जो है नहीं बनाया जा सका। वही 7th एनएफसी अवार्ड के फार्मूला को, उसी के जो डिवीजन है उसी को कंटिन्यू किया जा रहा है, एंड उसके ऊपर एक बहुत बड़ी डिबेट है। उसके बाद आते हैं हम इसके डिवीजन के ऊपर। जो करंट 7th एनएफसी अवार्ड का फार्मूला है वो वर्टिकल जो फार्मूला है, वर्टिकल फार्मूला क्या है, सेंटर एंड प्रोविंस के दरमियान डिवीजन। पीछे हमने हिस्टोरिकल डिवीजन देख ली, अगर इसके ऊपर पाकिस्तान के करंट अफेयर में सवाल आता है तो हिस्टोरिकल डिवीजन की आप जो है एक टाइमलाइन या फ्लो चार्ट बना दीजिएगा, इट विल हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन एग्जामिनर। उसके बाद आता है सेंटर वर्सेस प्रोविंस का फार्मूला। उसमें जो है सेंटर और प्रोविंस के दरमियान जो डिवीजन है वो इस बेसिस पर है कि जो सेंटर है वो 42.5% लेगा शेयर का, एंड जो प्रोविंसेस हैं वो 57.5% जो है वो शेयर का वो लेंगे। तो ये जो डिवीजन है ये अब तक कंटिन्यू होती आ रही है। इसका मतलब ये है कि 100 रुपए में से जो है 57.5 रुपए वो सारे प्रोविंसेस लेंगे, और 42.5 रुपए जो है वो सारे फेडरल सेंटर के पास जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि सेंटर वर्टिकल डिवीजन के साथ जो है एक हॉरिजेंटल डिवीजन भी है। हॉरिजेंटल डिवीजन क्या है कि पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान एंड केपीके के दरमियान जो डिवीजन होगी उसको हॉरिजेंटल डिवीजन कहते हैं। तो ये जो डिवीजन है उसका फार्मूला ये है। उसके फार्मूला में अगर सवाल आता है तो आपने उसको ये चार्ट लाजमी बनाना है, ठीक है।
उसमें पॉपुलेशन की डिवीजन कितनी है, पॉपुलेशन से मुराद 82% पॉपुलेशन से मुराद ये है कि ये जो 57.5% पैसे हैं ये हमने प्रोविंसेस में डिवाइड करने हैं। वो किस बेसिस पे डिवाइड करने हैं कि इसका जो 82% वेटेज जो दी जाएगी वो पॉपुलेशन को दी जाएगी। मतलब ये कि जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी उसको जो है पॉपुलेशन के बेसिस पर ज्यादा शेयर मिलेगा। पॉवर्टी या बैकवर्डनेस के बेसिस पर हमें 10.3% उसको वेटेज देनी है कि अगर कोई प्रोविंस पुअर है तो उसकी पॉवर्टी की जो रेशियो है वो कितना ज्यादा पुअर है, उसकी वेटेज जो है वो 10.3% है कि उस शेयर में हम उसकी पॉवर्टी की वेटेज उसको 10.3% देंगे। रेवेन्यू कलेक्शन मुराद ये है कि जो प्रोविंस जितने ज्यादा पैसे जनरेट करेगा उसको जो है उतना जो है ना उसको वेटेज दी जाएगी। तो रेवेन्यू को जो है 5% वेटेज दी गई है। एंड इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी से मुराद ये है कि पॉपुलेशन पर एरिया उसके बेसिस पर जो है वो दी जाएगी। ये बेसिकली बलूचिस्तान को मद्देनजर रखते हुए जो है वो इसको ऐड ऑन किया गया है। तो ये ओवरऑल हमारी डिवीजन है। इस डिवीजन के ऊपर सेंटर एंड प्रोविंसेस के दरमियान बहुत बड़ा क्लैश है। इसी तरह अगर हम देखें तो इस शेयर के बेसिस पर जो है ये जो फार्मूला हमने देखा है ऊपर वाला जो है वो फार्मूला है। एंड उस फार्मूला के बेसिस पर जो हमने जितने भी उस फार्मूला के अंदर डेट्रीमेंट्स थे उनके बेसिस पर जो डिवीजन हमारी बनती है टोटल वो ये डिवीजन बनती है कि पंजाब को उस 57.3% का जो 57.5% का जो शेयर हमें प्रोविंसेस के लिए मिला था उसका जो है 51.74% पंजाब को मिलेगा, सिंध को 24.55% मिलेगा, खैबर पख्तूनख्वा को 14.62% मिलेगा, बलूचिस्तान को 9.09% बनेगा और ये टोटल 100% बनता है। और ये जो है ये डिवीजन हर साल की जाती है, 2010 से ऑनवर्ड चलती आ रही है ये डिवीजन। विदाउट अ फर्दर ड्यू अब हम मूव ऑन करते हैं कंट्रोवर्सीज इन एनएफसी अवार्ड के। एनएफसी अवार्ड के अंदर क्या कंट्रोवर्सीज हैं। सबसे पहली कंट्रोवर्सी जो है वो है डेवोल्यूशन इंक्रीज द प्रोविंशियल ड्यूटीज बट डिड नॉट सेटल द फिस्कल टेंशंस। अब जो 18th अमेंडमेंट हुई थी 2010 के अंदर उसके अंदर क्या किया गया था। अगर आप लोगों ने 18th अमेंडमेंट पढ़ी है, इफ यू वांट टू स्टडी 18th अमेंडमेंट विद द क्रिटिकल एनालिसिस प्लीज कमेंट डाउन। मैं उसके ऊपर भी जो है ना आपको कम्प्रीहेंसिव नोट्स इन सारी डिटेल कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्रोवाइड करूंगा। 18th अमेंडमेंट के अंदर क्या किया गया था, पहले उससे पहले मुझे एक छोटी सी चीज समझाने दो। जब भी कोई एक फेडरेशन होती है ना, फेडरेशन के अंदर 3 तरह की लिस्ट होती है। एक सेंटर की लिस्ट होती है, एक यूनियन लिस्ट होती है, ठीक है, स्टेट लिस्ट कह लो, और एक जो है कंकरेंट लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट। सेंटर लिस्ट क्या होती है, सेंटर लिस्ट के अंदर ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ सेंटर के ऊपर हो सकती है, लाइक डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं ये सेंटर के अंडर आती हैं। फिर आती है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट ऐसी चीजें होती हैं जिसके अंदर जो है ना प्रोविंसेस जो हैं, स्टेट्स जो हैं उनका कंट्रोल हो सकता है, लाइक पॉपुलेशन कह लो, एजुकेशन कह लो। तो ये जो सारी चीजें आती हैं ये क्या किसके अंडर आती हैं, स्टेट के अंडर आती है। कंकरेंट लिस्ट होती है, उसके अंदर ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर सेंटर एंड प्रोविंस मिलकर जो है फैसले करते हैं। लाइक डिफेंस है तो डिफेंस के ऊपर सेंटर करेगा, फेडरेशन करेगी, सेंट्रल फेडरेशन जो है उसके ऊपर फैसले करेगी, प्रोविंसेस का कोई रोल नहीं है। जो पॉपुलेशन एजुकेशन होगी तो हर प्रोविंस अपनी एजुकेशन पॉपुलेशन को खुद संभालेगा। कंकरेंट लिस्ट होती है जिसके ऊपर ये दोनों मिलकर लेजिस्लेट करते हैं। तो 18th अमेंडमेंट के अंदर क्या हुआ था, जो कंकरेंट लिस्ट थी इसको जो है खत्म कर दिया गया और जो भी सब्जेक्ट्स थे वो सारे जो है स्टेट एंड सेंटर के दरमियान डिवाइड कर दिए गए। तो जिसकी वजह से जो है सेंटर के अंदर जो है ना सेंटर के पास जो है जिम्मेदारी कम हो गई, प्रोविंसेस के पास जिम्मेदारी बढ़ गई। तो प्रोविंस क्या कहते हैं, प्रोविंस ये कहते हैं कि 18 डेवोल्यूशन क्या हुई थी, डेवोल्यूशन ऑफ पावर 18th अमेंडमेंट का एक बहुत बड़ा फीचर है कि 18th अमेंडमेंट के बाद जो सेंटर ने है वो पावर प्रोविंसेस को दे दी थी। तो वो पावर ग्रेट पावर कम्स विद द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि डिफरेंट एरियाज को अब प्रोविंस अकेले खुद मैनेज कर रहे थे। तो जब जिन चीजों को मैनेज करना पड़ता है उनके ऊपर एक्सपेंडिचर भी आता है, खर्चा भी आता है। तो उस खर्चे को करने के लिए यू नीड मनी,
और फिर ये सारा एनएफसी अवार्ड का इशू भी वही है कि उसके ऊपर जो है ये कहते थे, प्रोविंसेस कहते थे कि ये जो हमें पावर दी गई है, उस पावर के साथ हमें जो है फर्दर जो है जो फिजिकल टेंशन थी, जो हमारी पैसों से रिलेटेड जो लड़ाइयां थी, डिस्प्यूट से एनएफसी अवार्ड था, उसको रिजॉल्व नहीं किया गया। तो ये प्रोविंस का एक बहुत बड़ा क्लेम है। उसके बाद एक और क्लेम आता है कि पॉपुलेशन डोमिनेटेड फार्मूला स्टिल बेनिफिट्स बिगर और लार्जर प्रोविंसेस। अब जो छोटे प्रोविंस हैं, लाइक अगर हम बात करें बलोचिस्तान की, बलोचिस्तान जो है पाकिस्तान का ऑलमोस्ट 44% जो एरिया है वो ऑक्यूपाई करता है, बट स्टिल बलोचिस्तान की पॉपुलेशन बहुत कम है। तो हमने देखा कि हमारे जो फार्मूला की डिवीजन है उसके अंदर 82% वेटेज किसको दी गई है, वेटेड पॉपुलेशन को दी गई है। तो जिन प्रोविंसेस की पॉपुलेशन कम है वो प्रोविंस इस चीज को बहुत बड़ा इशू बनाते हैं कि पॉपुलेशन के बेसिस पर जो डिवीजन की जा रही है ये अनजस्टिफाइड है, इतनी ज्यादा वेटेज पॉपुलेशन को देना। क्योंकि लाइक जैसे पंजाब है, पंजाब की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो पंजाब को इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है और हमने देखा पंजाब का शेयर भी ज्यादा है। अब ये गलत है या सही है उस डिबेट में हम नहीं जाते, हम एक स्कॉलरली ओपिनियन एंड पॉइंट ऑफ व्यू को अपने जो है एग्जाम के अंदर, अपने आर्ग्यूमेंट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे। एक और तीसरा जो ग्रीवेंस आता है वो ये कि सिंध जो है वो ये कहता है कि वो हाई कंट्रीब्यूशन करता है बट लिमिटेड फिस्कल कंट्रोल है। सिंध का कहना ये है कि जो सिंध है वो बहुत ज्यादा जो है टैक्सेशन और रेवेन्यू मोबिलाइजेशन में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। सिंध के अंदर अगर हम कराची की भी बात करें तो कराची इज द इंडस्ट्रियल हब एंड उसके अंदर जो है बहुत ज्यादा ट्रेड होती है और कराची बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। तो सिंध कहता है कि हम बहुत ज्यादा टैक्सेस जनरेट करते हैं बट स्टिल जो है जो एनएफसी फार्मूला है उसके अंदर 5% वेटेज जो है रेवेन्यू जनरेशन को दी जाती है। कि वो कहते हैं हम रेवेन्यू ज्यादा जनरेट कर रहे हैं लेकिन हमें इन रिटर्न चीजें जो हैं, जो पैसे हैं वो बहुत कम मिल रहे हैं। उसके बाद चौथा जो ग्रीवेंस है वो ये कि केपीके कहता है कि हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हुई थी। वॉर ऑन टेरर क्या थी? 9/11 के बाद जो भी जितने सारे सिनेरियोज हुए, वॉर एंड टेरर की वजह से जो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उस टेररिज्म के का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा किसके ऊपर हुआ? केपीके के ऊपर हुआ। केपीके के ऊपर कैसे हुआ? अगर हम बात करें ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब, जो ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब है वो बेसिकली मेजरली केपीके के एरियाज के अंदर, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई और इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुई। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट से मुराद ये है कि केपीके के जो लोग थे जिन एरियाज के अंदर मिलिट्री मिशंस चल रहे थे, वो लोग अपने घर छोड़कर मजबूर होकर दूर के एरियाज में जाना पड़ा, उन्हें अपनी प्रॉपर्टी छोड़ी पड़ी। तो उसकी वजह से जो मिशन हुए उनकी वजह से बहुत ज्यादा जो डैमेज कॉस्ट आई तो वो उसको नहीं दी जाती। तो केपीके कहता है कि जो टेरर कॉस्ट है उसको रिकॉग्नाइज सही तरह से नहीं किया जा रहा, उसको सही तरह से रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। उसके बाद आते हैं बलोचिस्तान। बलोचिस्तान कहता है कि जो है ना वी आर अ बैकवर्ड एरिया, हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, हमारे पास जो है एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी नहीं है, तो हमारा जो है एरिया बहुत बड़ा है, इतने बड़े एरिया को जो है जो है कंस्ट्रक्ट करना इज अ डिफिकल्ट टास्क, इट रिक्वायर्स मोर मनी। दैट इज ट्रू, बट बलोचिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो डिस्पर्स्ड पॉपुलेशन, डिस्पर्स से मुराद ये है कि वो जगह जगह फैली हुई है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, ठीक है, कहीं पे थोड़ी सी है, इस तरह है। अगर हम बाकी प्रोविंसेस की बात करें तो उनकी पॉपुलेशन हर जगह इस तरह से फैली हुई है। तो बलोचिस्तान के लिए एक डिस्पर्स्ड पॉपुलेशन को मैनेज करना इज अ डिफिकल्ट टास्क। तो वो ये कहते हैं कि हमारे लिए एरिया बहुत बड़ा है लेकिन एरिया को इंक्लूड नहीं किया जाता।